कई बार जल्दबाजी में ज़रा तेज़ी से आगे बढ़ने के बाद एहसास होता है कि पीछे कुछ खास सा छूट गया है और हम पलटकर एक बार तो ज़रूर देखते हैं। इस बार कुछ ऐसा ही हमारे साथ हुआ नेटफ्लिक्स की सीरीज़ अ सूटेबल बॉय के मामले में, जो कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई थी। दरअसल मनोरंजन की बदली हुई परिभाषाओं के बीच ऐसी चूक हो जाना बड़ी स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि आजकल जोर शोर से मनोरंजन जो परोसा जा रहा है उसमें खून के फव्वारे, मांस के लोथड़े, धड़ाधड़ गिरती लाशें, धुआंधार गालियां और बिस्तर में ही घुसे रहने वाले किरदार प्रमुखता से जगह पा रहे हैं। अब ऐसे में असूटेबल बॉय जैसी लगभग क्लासी सीरीज तक के लिए गुंजाइशें ही कितनी बचती हैं, जो कि बेहद खामोशी से अपनी बात कहती है, फिर भी जिसे नजरअंदाज कर पाना आसान नहीं है। अगर इस पर एक बार निगाह पड़ जाए तो वो ठिठकेगी जरूर। लिहाजा हम चाहेंगे कि अगर आपसे भी ये सीरीज छूट गई हो तो एक बार तो जरूर देखिएगा, बशर्ते आपको मोहब्बत की ऐसी भाषा भाती हो जो प्रकृति की नजदीकी भरे रंगों, संगीत के सुरीलेपन के साथ साथ अपने वक्त का आईना भी हो। तो बात असूटेबल बॉय वेब सीरीज के बारे में। असूटेबल बॉय हाल ही में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई 6 एपिसोड की एक बीबीसी टेलीविजन ड्रामा मिनी सीरीज है, जिसे डायरेक्ट किया है मीरा नायर ने और इसकी पटकथा लिखी है एंड्रयू डेवियस ने। यह सीरीज इसी नाम से 1993 में आए विक्रम सेठ के उपन्यास पर आधारित है, जिसका कथानक 1951-52 के समय के आसपास का है, जब ये देश अपने पहले चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ है। राज्य रजवाड़े नए भूमि सुधार कानून को लागू होते देख रहे हैं और अपने हाथ से छिनती जमीनों और जमीनी ताकतों की खींच में डूबे हुए हैं। कुछ लोग अंग्रेजों के जाने के जश्न में हैं तो कुछ उसके रंज में डूबे खुद आधे अधूरे अंग्रेज बने हुए हैं। अब राजनीति अपने मोहरे नए सिरे से सेट कर रही है। आजादी के बाद का सामाजिक कैनवस धीरे धीरे अपना विस्तार ले रहा है। अब ये बात अपने आप में जितनी मजेदार है उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी कि विक्रम सेठ के 1500 पन्नों में लिखे विशाल उपन्यास को महज 6 एपिसोड में समेट दिया गया है। बावजूद इसके उस दौर की पूरी झलक इस सीरीज में देखने को मिल जाती है। लिहाजा जहां इस बात का श्रेय जाता है इसके पटकथा लेखक एंड्रयू डेवियस को, तो वहीं उस पटकथा के साथ पूरा इंसाफ करने में इसके निर्देशक मीरा नायर को। मीरा नायर के निर्देशन की भी एक अपनी ही अलग शैली है, जो कि अपने किरदारों की रंगीनियत, बड़ी बड़ी हवेलियों, खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स, कुदरती लोकेशंस, संगीत के साथ साथ कहानी का ताना बाना अपने वक्त के सरोकारों के साथ जोड़ती है। और यही बात उनका एक अलग प्रशंसक वर्ग तैयार करती है, देश में भी और विदेशों में भी। अब अगर कहानी की बात करें तो असूटेबल बॉय यानी कोई एक अच्छा सा लड़का जो लगभग हर उस हिंदुस्तानी माँ की खोज होता है जिसे अपनी बड़ी होती बेटी की शादी की चिंता इस कदर सताती है कि फिर उसकी पूरी दुनिया इसी एक काम के इर्द गिर्द घूमती रह जाती है। तो यहाँ जिसके लिए सूटेबल बॉय की तलाश हो रही है वो है लता मेहरा। 19 साल की लता इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट है और बेहद जिंदा दिल है। उसकी माँ यानी मिसेस मेहरा उसकी शादी की फिक्र में उसी पल से घुलना शुरू हो जाती हैं जिस पल वो अपनी बड़ी बेटी यानी सविता मेहरा के कन्यादान से फारिग होती हैं, यानी जहाँ से ये कहानी शुरू होती है। अब जाहिर है कि कहानी की केंद्र बिंदु तो लता मेहरा ही है, लेकिन इसके इर्द गिर्द घूमती है 4 परिवारों यानी मेहरा, कपूर, खान और चटर्जी की बात, जिससे जुड़े हैं छोटे बड़े मिलाकर लगभग 100 के करीब किरदार। यहाँ भी एक बात पर ध्यान जाता है कि अगर आप भी मानते हैं कि किसी भी किरदार की गहराई मायने रखती है, न कि उसके हिस्से में आए सीन्स की संख्या और लंबाई, तो इस कथानक का हर किरदार अपने हिस्से का असर जरूर छोड़ता है, चाहे स्क्रीन पर उसकी उपस्थिति कितनी भी देर की ही क्यों ना रही हो। तो लता के भावी हमसफर के तौर पर उसके जीवन में 3 पुरुष जो आते हैं, उनमें से सबसे अनसूटेबल बॉय है लता का पहला प्यार कबीर दुर्रानी, जो कि उसके साथ कॉलेज में पढ़ता है और उसके अनसूटेबल होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वो कबीर दुर्रानी है। बाकी उसका संवेदनशील प्रेमी, बेहतरीन क्रिकेटर, अच्छा स्टूडेंट और साहित्य प्रेमी होना इस अनसूटेबल सिचुएशन में कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि ये कमी तो 2020 में भी बहुत बड़ी मानी जा सकती है और यहाँ तो बात 1951 की हो रही है। दूसरा व्यक्ति है लता की भाभी का भाई अमित चटर्जी।
यंग डैशिंग इंटेलेक्चुअल बंगाली अमित चटर्जी वकालत छोड़कर कविताएं लिखता है और दुनिया घूमता है और इसी की बदौलत दुनिया भर में अपनी धाक जमाए हुए है। और इस कड़ी का तीसरा उम्मीदवार है एक शूमैन हरीश खन्ना। इस किरदार के कई शेड हैं, लेकिन हम इसके बारे में ज़्यादा बताकर आपका मज़ा ख़राब नहीं करना चाहेंगे। अब ये बड़ा टेढ़ा सवाल है कि इनमें से लता की वरमाला किसके गले में कब क्यों कैसे पड़ेगी। अ सूटेबल बॉय की कहानी बिल्कुल ही अधूरी रह जाएगी अगर हम मान और सईदा बेगम की बात ना करें तो। मान रेवेन्यू मिनिस्टर महेश कपूर का छोटा बेटा है और ये सब ब्रह्मपुर में रहते हैं। अपने घर में हुई एक मौसीकी की महफिल में मान पहली बार तवायफ सईदा बेगम को देखता है और फिर उसी का होकर रह जाता है। वैसे सईदा बेगम का सिर्फ इतना परिचय देना उनके किरदार के साथ थोड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि सईदा एक बेहतरीन गायिका होने के साथ साथ एक जुझारू और संवेदनशील महिला भी हैं। यहाँ मान और उससे उम्र में अच्छी खासी बड़ी सईदा की प्रेम कहानी के साथ साथ कई और कहानियां भी करवटें लेती हैं, जिसमें हम उस वक्त की झलक देख पाते हैं जब इस देश का इतिहास ही करवटें बदल रहा था, सियासत का चेहरा बदल रहा था। सांप्रदायिकता, धर्म और जाति की खाइयों की गहराई का अंदाजा ये वक्त आसानी से करा देता है। साथ ही कथानक में मांड के राजा जो शांति को तबाह करने और उकसाने वाली हरकतें करते हैं, वो एक ऐसा फितरती नासूर है जो वक्त के साथ और गहरा होता गया है। राजनीति का चेहरा भी बहुत अजनबी नहीं लगता, लेकिन हम चाहेंगे कि इन विविधता से भरे रंगों को आप खुद ये सीरीज देखकर ही पहचानें। अगर कलाकारों की बात करें तो मुख्य कलाकारों में है तान्या मानिकताला, ईशान खट्टर, तब्बू, माहिरा कक्कड़, राम कपूर, रसिका दुग्गल, दानिश रजवी, विजय वर्मा, नमित दास, शाहाना गोस्वामी, मिखाइल सेन, आमिर बशीर, विवान शाह और मनोज पावा वगैरह। एक गेस्ट रोल में आप जाने माने सितार वादक शुजात खान को भी देख सकेंगे बतौर उस्ताद मजीद खान। यहाँ इस सीरीज में हमें जिस बात ने बेहद प्रभावित किया वो है इसका संगीत, और उसमें भी खास तौर पर सईदा बेगम यानी तब्बू पर फिल्माई गई दाग और गालिब की गजलें, जिसे आवाज दी है कविता सेठ ने। इसमें गायकी के दौरान जिन संगत वाद्यों का इस्तेमाल किया गया है उसने उस समय के कालखंड के सम्मोहन को बरकरार रखा है। ये सीरीज मूल रूप से अंग्रेजी में बनी है, जिसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा भी बीच बीच में सुनाई पड़ जाती है। हिंदी में डबिंग के दौरान संवाद और सबटाइटल्स और बेहतर हो सकते थे, जिसकी कमी थोड़ी खलती है, खास तौर पर शेरो शायरी वाले सबटाइटल्स वाले हिस्से पर। लोकेशंस ज़्यादातर जगहों पर नेचुरल और प्रभावित करने वाली हैं। प्राकृतिक दृश्यों के फिल्मांकन की खूबसूरती लुभाती है। कुल मिलाकर ये सीरीज एक मध्यम राग की तरह है, जिसका असर हर एपिसोड के साथ धीरे धीरे गहराता है और अपनी पकड़ बनाता है। इसलिए अगर आप भी सादगी के कायल हैं तो ये सीरीज आपको निराश नहीं करेगी। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।